अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ का पास पेपर 2018। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द थ्योरेटिकल स्टैंड पॉइंट द प्रोविजन ऑफ फॉर अप्लाइंग द जनरल प्रिंसिपल साउंड्स द डेथ कैनल पॉजिटिविज्म। इसको जो है ना वो डिस्क्राइब करें। तो डिबेट सराउंडिंग द रोल ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स इंटरनेशनल लॉ ऑफन सेंटर्स इन इम्प्लीकेशन फॉर लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल पॉजिटिविज्म जो है ना एक थेरी है, वो ये कहती है कि 19th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। ये कहती है कि लॉ जो है इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरल एंड एथिकल कंसिडरेशन। मॉरल एंड एथिकल कंसिडरेशन से वो ये कहती है, कंसिडरेशन से कहती है ये थेरी कि लीगल पॉजिटिव जो लीगल लॉज हैं वो इनसे इंडिपेंडेंस होती हैं, ठीक है, मॉरल एंड एथिकल से। इसको समझने के लिए जो है ना हम जो है ना कुछ इसका लीगल पॉजिटिविज्म को पहले हम समझ लेते हैं क्या होती है। सो लीगल पॉजिटिविज्म इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स बिलीफ दैट लॉज आर वैलिड इफ़ दे आर इनएक्टेड बाय द लेजिटिमेट अथॉरिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर मॉरल कंटेंट। वो कहते हैं कि लॉज उस वक्त वैलिड होते हैं जब उस हम जो एक लेजिटिमेट अथॉरिटी है वो उसको अप्लाई करें, रिगार्डलेस के वो मॉरल हैं या अच्छे हैं या एथिकली अच्छे हैं या बुरे हैं, ठीक है। इसके जो प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट्स हैं उसमें जेमी बेंथम है, HLA हार्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सपेक्टिव जो है ना ये सेपरेशन थीसिस की बुनियाद रखता है, दैट मेंटेन्स द लॉ एंड मोरालिटी आर डिस्टिंक्ट। वो कहती है जो थीसिस ये कहता है कि लॉज और मोरालिटी जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। क्रिटिक्स ऑफ इसके जो ऊपर क्रिटिसिज्म पॉजिटिविज्म के ऊपर करने वाले हैं ना, इट फेल्स, वो कहते हैं कि ये मॉरल डायमेंशंस ऑफ लॉ को जो है ना ये कायम करने में फ़ेल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द रोल ऑफ जनरल प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ। अगर हम इसकी बात करें कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो फंडामेंटल नॉर्म्स होते हैं जो ज़्यादातर लीगल सिस्टम्स ने दुनिया के अंदर जो है ना उनको एक्सेप्ट किया होता है, रिकोगनाइज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गुड है, फेथ, इक्वालिटी, जस्टिस, ETC, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो जो है ना अगर वो सिविलाइज्ड नेशंस के से ने उनको एज अ लॉ रिकोगनाइज कर लिया है तो ये इंटरनेशनल लॉ का एक सोर्स है, ठीक है। द डेथ कैनल ऑफ पॉजिटिविज्म, इसको समझने के लिए जो है ना हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। पहला है ओरिजिन ऑफ द सेपरेशन थीसिस। जो एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स है, it challenges the positivist notion that law exists independently of moral considerations, ठीक है। जो कुछ एक नोशन है कि लॉ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरल कंसिड्रेशन है। अगर हम जनरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है ना पॉजिटिविज्म का ये जो कहना है कि लॉज आर मॉरली इंडिपेंडेंट, ये गलत साबित हो जाता है, ठीक है। अब जनरल प्रिंसिपल्स तो मॉरल्स ही हैं ना, एथिक्स ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लुएंस ऑन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। द रिलायंस ऑन गुड प्रिंसिपल्स जुडिशियल डिसीजन रिफ्लेक्ट्स अ ट्रेंड अवे फ्रॉम स्ट्रिक्ट पॉजिटिविज्म। अगर आप जो है ना वो अगर आप जनरल प्रिंसिपल्स को एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ले रहे हो तो ज़ाहिर है फिर आप उसको जो है ना वो डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ भी करोगे, तो ये जो है ना ये स्ट्रिक्ट पॉजिटिविज्म के को रिजेक्ट करने की बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क्स। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स आल्सो पेव्स द वे फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इनटू द ब्रॉडर फ्रेमवर्क एंड इंटरनेशनल लॉ। जो वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में जनरल प्रिंसिपल जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करती हैं। तो इट्स मीन के पॉजिटिविस्ट अगर ये कहते हैं कि जो लॉ है वो एथिक्स से परे है, एथिक्स से बढ़ के एथिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इट्स मीन के वो ह्यूमन राइट्स लॉ को डिक्लेयर नहीं करते, ठीक है। अब चैलेंजेस तो पॉजिटिविस्ट सर्टेनली इनको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जनरल प्रिंसिपल जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो दे गेन प्रोमिनेंस, ठीक है, तो दे आर सर्टेनली प्रेडिक्टेबल। तो ये चीज़ ये प्रेडिक्ट करती है कि जो पॉजिटिविज्म जो है उसके पास
सीक टू प्रोवाइड बिकम इंक्रीजिंग कंप्रोमाइज। ठीक है, इसके अंदर जो है ना जो जनरल प्रिंसिपल है उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो एक चैलेंज है पॉजिटिव जो हमारे पास मूवमेंट है उसके लिए। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ना था हम कंक्लूजनली ये कह सकते हैं कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं अगर आप इंटरनेशनल लॉ में उनको एज अ लॉ ले रहे हो, एज अ रोल ले रहे हो, तो इट विल बी रिजेक्ट द पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सब्जेक्ट ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड इंडिविजुअल एज अ सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, लीगल डिस्कोर्स की हम बात करें जो हमारे पास सब्जेक्ट ऑफ लॉ है ना उसका मतलब होता है रेफर्स टू द एंटिटीज दैट पोजेस राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर अ लीगल, एक लीगल सिस्टम के अंडर जो है वो जब एंटिटीज़ को कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का हासिल होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये सब्जेक्ट ऑफ लॉ है। ठीक है, तो ये इसको हम फॉर्मली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट ऑफ लॉ इज़ एन एंटिटी कैपेबल ऑफ होल्डिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, जिसको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रखने का हक हासिल हो। सो ट्रेडिशनल व्यू जो है वो इसका इस तरह से था कि इंटरनेशनल लॉ जो है एज प्राइमरी रिकोगनाइज स्टेट्स एज द सेंट्रल सब्जेक्ट। ठीक है, प्राइमरी ट्रेडिशनल व्यू की बात करें तो प्राइमरी इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो सब्जेक्ट समझा जाता था वो समझा जाता था स्टेट्स। ठीक है, कहा जाता है कि स्टेट के पास ही सारी सॉवरेनिटी होती है और वही जो है ना प्राइमरी एक्टर्स होती है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इसलिए वही इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट होंगे। लेकिन इवॉल्विंग परस्पेक्टिव में अगर हम देखें तो इवॉल्विंग जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें स्टेट्स के अलावा कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स भी शामिल है इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसको अब ये समझा जाता है कि इसके इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट भी है और जो हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी हैं। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल एज सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट के तौर पे आप इंडिविजुअल को कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला है रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स जो है ना इंडिविजुअल राइट लॉज वो दिन ब दिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर बढ़ रही हैं। तो इंटरनेशनल लॉ जब ह्यूमन राइट्स को टारगेट करता है, इंडिविजुअल राइट्स को टारगेट करता है, इसकी जो है ना आप देख सकते हैं एग्जांपल यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948 जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है। तो इट्स मीन कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स को एज अ सब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी, इंडिविजुअल जो है ना हमेशा वो इंटरनेशनल क्राइम्स के अंदर अकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेट एज अ होल नहीं होती, हमेशा इंडिविजुअल्स होते हैं, गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स या कोई भी उनके जो ऑफिशियल्स हैं। ठीक है, रिपरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन केस 1949, ये के केस की एग्जांपल दी गई है। इस केस का हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि ये जो केस है ना द रिपरेशन ऑफ इंजरी सफर्ड इन द सर्विस ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है ना तब सामने आया था जब एक इंडिविजुअल काउंट फॉर बेंटम हु वाज असिसिनेटेड वाइल सर्विंग एज अ मेडिएटर इन द पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, जब पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के में वो एज अ मेडिएटर रोल प्ले कर रहा था तो उसको असैसिनेट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो यूनाइटेड नेशन है सॉर्ट टू डिटरमाइन वेदर इट कुड क्लेम रिपरेशन फॉर द डैमेजेस कॉज बाय द असैसिनेशन, यानी कि वो ये क्वेश्चन ये था कि यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या अगर किसी ऑफिशियल को असैसिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन जो है ना वो जाहिर है कि ये इसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या उसमें यूनाइटेड नेशन जो है उसको क्वेश्चन कर सकती है कि नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रोल है 1949 में, इन इट्स 1949 एडवाइजरी कंडीशन में ICJ जो है ना इसने कहा कि यूनाइटेड नेशन एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द कैपेसिटी टू ब्रिंग क्लेम्स फॉर रेपरेशन ऑफ इंजरीज, उन्होंने कहा कि ऐसी इंजरीज़ की रेपरेशन के लिए यूनाइटेड नेशंस के पास जो है वो उसके पास एक लीगल राइट हासिल है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल्स, ये केस जो है ना ये सिग्निफाई करता है फॉर द इंडिविजुअल टू अंडर केस द रिकॉग्निशन दैट इंडिविजुअल सर्विंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ, ये जो है ना वो डिस्क्राइब करता है लीगली तौर पे एक फ्रेमवर्क बनाता है कि वो इंडिविजुअल्स जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं उसको आप एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ ले सकते हो। ठीक है, इम्पैक्ट्स ऑन इंटरनेशनल लॉ, ये जो डिसीजन था इसने इंडिविजुअल्स के हवाले से जो है ना ये चूँकि डिस्क्राइब किया कि उसको इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट लिया जा सकता है। सो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो हैं इंडिविजुअल राइट्स उसको ये इंश्योर करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इन इंटरनेशनल लॉ। रिकॉग्निशन जो है ना, ये एक मल्टीफेस्ड कम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जो एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लेगिटिमेट स्टेट्स है, यानी कि डिफरेंट लेगिटिमेट स्टेट्स, एग्जिस्टिंग स्टेट्स जब न्यू इस्टेब्लिश होने वाली स्टेट को फॉर्मली एक्नॉलेज करती हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये रिकॉग्निशन है। ठीक है, तो हम हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंटर। तो सबसे पहले जो है ना हम इसकी नेचर को देखते हैं। नेचर को देखने के लिए हम इसको फॉर्मली डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि फॉर्मल एग्रीमेंट है जब एक स्टेट नई एग्जिस्ट होने वाली स्टेट की लेगिटिमेसी को या किसी और गवर्नमेंट को फॉर्मली एक्नॉलेज करती है। ठीक है, इसकी टाइप्स होती हैं डी जूरी रिकॉग्निशन और डी फैक्टो रिकॉग्निशन। डी जूरी जो एक फॉर्मल रिकॉग्निशन होती है और डी फैक्टो एक एक्नॉलेजमेंट होती है, लेकिन ये फॉर्मल नहीं होती। ठीक है, इसका कोई लीगल क्राइटेरिया नहीं होता। ठीक है, अब रिकॉग्निशन एज फ्लूइड एंड इनकन्सिस्टेंस। रिकॉग्निशन फ्लूइड होती है, इनकन्सिस्टेंट होती है। इसमें लेक ऑफ क्लियर रूल्स, कोई ख़ास किस रूल्स नहीं है इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो कि ये ऐसी ट्रीटीज और कन्वेंशंस को जो रिकॉग्निशन के हवाले से होती हैं उनको गवर्न कर सके। ठीक है, स्टेट प्रैक्टिस एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशन जो होती है ना रिकॉग्निशन, के ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्टेट्स के जो अपने पॉलिटिकल हैं, इंटरेस्ट्स हैं, उसको मद्देनज़र रख के वो जो है ना करते हैं, दूसरी स्टेट्स को करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हम देखें ना एग्जांपल्स ऑफ इनकन्सिस्टेंसी की, रिकॉग्निशन में जो इनकन्सिस्टेंसी है उसकी एग्जांपल जो है ना सबसे बड़ी है वो है स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। ठीक है, ये जो है ना बहुत सी कंट्रीज़ जो है वो स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करती हैं और बहुत सी नहीं भी करती। बहुत सी कंट्रीज़ इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करती हैं, बहुत सी कंट्रीज़ नहीं करती। सो ये इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है एक लीगल जो है ना इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। ठीक है, फ्लूइडिटी ओवर टाइम। रिकॉग्निशन प्रैक्टिसेस जो है ना वो टाइम के साथ जियो पोलिटिकल डायनामिक्स के हवाले से चेंज हो सकती हैं। मे बी एक गवर्नमेंट जो इनिशियली एक स्टेट को रिकॉग्नाइज करे और बाद में जो है ना वो दोबारा इसको डी रिकॉग्नाइज कर दे। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ स्टार्क्स असर्शन। स्टार्क जो है ना वो उसके असर्शन को हम कैसे इम्प्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो है जो चैलेंजेस टू लीगल सर्टेनिटी, द फ्लूइडिटी एंड इनकन्सिस्टेंट नेचर ऑफ रिकॉग्निशन पोजेस चैलेंजेस फॉर लीगल सर्टेनिटी। स्टार्क के जो है स्टांसुस के मुताबिक जो रिकॉग्निशन है उसको लीगल सर्टेनिटी इंटरनेशनल लॉ के अंदर उसका सामना करना पड़ सकता है। स्टेट जो है ना वो मे बी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू नेविगेट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ रिकॉग्निशन, क्योंकि उसके अंदर जो है ना कोई लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ, द लेक ऑफ सिस्टमेटिक रूल्स, चूँकि रिकॉग्निशन को कोई भी सिस्टमेटिक रूल गवर्न नहीं करते, इस वजह से ना डिप्लोमेटिक टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट के जो है ना रिकॉग्निशन जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, खासतौर पर एग्जिस्टिंग स्टेट्स के अंदर डिप्लोमेटिक टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना वो पैदा कर सकती है। ठीक है, potential for abuse, the fluidity of recognition can lead to situations where states manipulate recognition process for political gains के लिए states यूज़ करती हैं। ठीक है, सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंडरमाइन करने के लिए यूज़ करती हैं रिकॉग्निशन के प्रोसेस को। तो ये उसका एक ड्रॉबैक आ जाता है और ये इसी वजह से है क्योंकि उसके ऊपर एक लीगल सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड देयर कन्फाइनमेंट टू चैप्टर 6 एंड 7 ऑफ द यूनाइटेड चार्टर। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी अगर हम बात करें, इट्स वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसका जो टास्क है इसके पास वो है मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करना वो यूनाइटेड काउंसिल का जो है ना मेन मकसद है। तो हम जो है ना इसको हम देखते हैं कि इसके पास जो पावर्स हैं उसकी कन्फाइनमेंट क्या है चैप्टर 16 एंड 7 के साथ। तो चैप्टर 16 एंड 7 के ओवरव्यू पहले लेते हैं। चैप्टर 6 जो है ये पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है। ये एम्फेसाइज करता है देयर शुड बी अ पॉसिबल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, ये इनकरेज करता है स्टेट्स को कि वो अपने डिस्प्यूट्स को थ्रू नेगोशिएशंस, इंक्वायरी, मेडिएशंस, कंसाइलेशंस, ठीक है, जुडिशल सेटलमेंट्स के जरिए इसको जो है ना वो कर ले, हल कर ले। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना ये इट इज़ एम्पावर्ड टू रिकमेंड मेजर्स फॉर द पीसफुल रेजोल्यूशन। इस ये जो है ना अब चैप्टर 6 कहता है कि पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूरी है। सिक्योरिटी काउंसिल उसके लिए
मेजर्स लेती है, ठीक है, रिकमेंडेशंस करती है। चैप्टर 7 कहता है एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट्स ऑफ एग्रेशन। ये एक्ट्स ऑफ एग्रेशन थ्रेट्स टू पीस के हवाले से है। ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के पास एक अथॉरिटी है टू मेक मोर रोबस्ट एक्शंस व्हेन देयर आर थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जब थ्रेट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हो तो सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो रोबस्ट एक्शंस ले सके, ठीक है। अंडर द आर्टिकल 41 ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कैन इम्पोज नॉन मिलिट्री सैंक्शंस, ठीक है, नॉन मिलिट्री सैंक्शंस भी लगा सकता है, ठीक है। 42 ये सिक्योरिटी काउंसिल को अलाउ करता है कि ये जो है ना मिलिट्री एक्शन को यूज़ भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द पावर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल्स, आर दे कन्फाइंड, क्या वो कन्फाइंड है या नहीं, यानी वो चैप्टर 6 एंड 7 के साथ कन्फाइंड है या नहीं, ठीक है। अब यूनाइटेड जो हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल है, चूँकि उसको समझ जो चैप्टर 6 एंड 7 है वो उसके रोल के मुतल्लिक है सिक्योरिटी काउंसिल के, तो ये समझना ज़रूरी है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की पावर्स हैं वो स्ट्रिक्टली कन्फाइंड है इन चैप्टर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल अथॉरिटी एंड डिक्लेरेशन। सिक्योरिटी काउंसिल के जो पावर है ये एक्सटेंड बियॉन्ड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 7 और 6 एंड 7 के जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है उससे बियॉन्डली भी इसकी पावर्स जो है ना वो करती हैं, एक्सटेंड करती रहती हैं, ठीक है। आर्टिकल 24 जो है यूनाइटेड चार्टर का, इट ग्रांट्स द सिक्योरिटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अलाउइंग इट टू टेक एक्शन डीम्ड नेसेसरी टू फुलफिल इट्स दिस मैंडेट। ये आर्टिकल कहता है कि इसका जो बेसिक मकसद है ना सिक्योरिटी काउंसिल का वो है मेंटेनिंग द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो उसके लिए वो जो है ना बोल्ड स्टेप्स भी ले सकता है व्हेन एवर इट नीडेड, ठीक है। यूज़ ऑफ रेजोल्यूशन, द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ एबिलिटी टू अडॉप्ट रेजोल्यूशंस अंडर द ब्रॉडर मैंडेट में जो है ना रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टमरी प्रैक्टिस एंड प्रेसिडेंट्स। द प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ओवर द ईयर्स हैज़ शोन द टेंडेंसी टू अडॉप्ट इट्स अप्रोचेस बेस्ड ऑन द इन्वॉल्विंग नेचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। ओवर द ईयर चूँकि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स को, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में इसने रोल प्ले किया है, तो ये इसको एज अ कस्टमरी प्रैक्टिस भी लिया जा सकता है, ठीक है। इसको जो सिक्योरिटी काउंसिल की अथॉरिटी है उसको चैलेंजेस कौन से हासिल हैं। सबसे पहला तो है पॉलिटिकल कंसिडरेशन। इसके अंदर जो वीटो पावर है, जो इसके परमानेंट 5 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, वो इसके काम को बहुत क्वेश्चनेबल बनाते हैं क्योंकि ये जो वीटो पावर है इसके मुताबिक कोई भी जो परमानेंट मेंबर है वो उस डिसीजन को चेंज कर सकता है, तो जो परमानेंट मेंबर्स जो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इसके जो डिसीजंस है उसको जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द नीड फॉर रिफॉर्म, सिक्योरिटी काउंसिल की अथॉरिटी को जो है ना उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। चैप्टर 6 एंड 5 को रिलायंस के ऊपर रिलायंस करके इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसके अंदर इसे वीटो पावर ख़त्म करने की, पॉलिटिकल कंसिडरेशंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स, जो उसकी आर्टिकल 6 एंड 7 है यूनाइटेड चार्टर का, वो उसको कौन कौन सी हमने देखा कि वो प्रोवाइड करता है पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पावर्स ऑफ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल इन द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। के अंदर जो है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को कौन से जो है ना वो हासिल है, पावर्स हासिल है। तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये दोनों ही यूनाइटेड नेशंस का एक अहम ऑर्गन है, और ये दोनों ही जो है ना पावर जो हमारे पास डिस्प्यूट्स हैं उसको हल करने में हम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो है ना इसकी पावर्स एंड फंक्शंस की बात करें तो जनरल असेंबली जो है ये इसमें यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये एक प्लेटफॉर्म होता है फॉर द डिस्कशन एंड कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़, ठीक है। ये इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करता है, ये जो बायलैटरल डिस्प्यूट्स है उसके ऊपर बात नहीं करता, ये इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बात करता है, ठीक है। इसमें जो है इसकी जो पावर्स जो यूनाइटेड चार्टर में लिखी गई हैं वो है अडॉप्टेशन ऑफ रेजोल्यूशंस। जनरल असेंबली जो है ना नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट कर सकती है फॉर द सोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, इंटरनेशनल इश्यूज़, ठीक है। डिस्कशन ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़, इसका जो दूसरा हमारे पास पावर है वो ये है कि जनरल असेंबली के जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज़, ऐसे इश्यूज़ जो कि इंटरनेशनली इफेक्ट कर रहे हैं, ग्लोबली इफेक्ट कर रहे हैं, उसको जो है ना ये कर सकती है।
डिस्कस कर सकती है। और लास्ट वन इसके पास जो पावर है वो है रिकमेंडेशंस। ये मेजर्स रिकमेंड कर सकती है फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। ठीक है, इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ये डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसके अंदर जो है ना वो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है सारे मेंबर्स की। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज एंड पावर, सारे मेंबर स्टेट्स में मौजूद होते हैं। ठीक है, ब्रॉड एजेंडा, इट एड्रेसेस अ वाइड रेंज ऑफ इशूज़ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी से हट के भी ये सोशल, इकोनॉमिक, ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि ब्रॉड इश्यूज़ के ऊपर ये बात करती है। लेकिन इसके ऊपर जो है ना कुछ लिमिटेशंस है। नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस है, इसकी रेजोल्यूशन जो है ना वो बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, रिटर्न नहीं होती। ठीक है, ये जो है ना स्टेट के बिहेवियर, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर इसका असर बहुत कम होता है। ठीक है, लेक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर, जनरल असेंबली के पास जो है ना सिर्फ डिस्कशंस की जो पावर मौजूद है, इसके पास इस इन्फोर्समेंट की पावर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल। जो जनरल असेंबली है वो डायरेक्टली डिसीजंस को इन्फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी जो सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस है उसके ऊपर जनरल असेंबली का एक गहरा असर मौजूद होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। इसकी पावर्स एंड फंक्शंस जो है वो इसके ये जो है ना ये 15 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती है। इसके 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट है। ठीक है, इसकी जो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंदर जो इसकी पावर्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बाइंडिंग रेजोल्यूशंस है। ठीक है, ये बाइंडिंग रेजोल्यूशंस बनाती है, यानी कि एक्शंस, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना, ये सैंक्शंस लगा सकती है, मिलिट्री फोर्सेस को अथॉरिटाइज कर सकती है फॉर द टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। ठीक है, यानी कि ये लीगल फ्रेमवर्क देती है डिस्प्यूट्स को हल करने के लिए। पीस कीपिंग ऑपरेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये पीस कीपिंग मिशंस और ऑपरेशंस को जो है ना फॉर टू प्रोटेक्ट सिविलियंस एंड मेंटेन कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, ये डिफरेंट ऑपरेशंस लॉन्च कर सकती है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ्स की हम बात करें तो इसके पास इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होती है। कोई भी बाइंडिंग रेजोल्यूशंस ये बनाती है तो उसका इसको ये इन्फोर्स कर सकती है। ठीक है, पॉलिटिकल लेवरेज, दो सिक्योरिटी काउंसिल कैन टेक्स्ट प्रेशर ऑन स्टेट्स टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रेजोल्यूशंस। ठीक है, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रेजोल्यूशंस के साथ कॉपरेट करने के लिए, उसको नॉट करने के लिए स्टेट्स के ऊपर एक प्रेशर डाल सकती है। इसकी हम लिमिटेशंस की बात करें तो इसके ऊपर सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो है वीटो पावर। जो 5 मेंबर्स हैं वो किसी भी वक्त जो है ना वीटो कर सकते हैं किसी भी डिसीजन को। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल को एक्टिव जो डिसीजंस हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उससे रोक देता है। ठीक है, परसेप्शन ऑफ बायसेस, जो हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल है ये इसके ज़्यादातर एक्शन जो है ना वो बाइस्ड होते हैं और पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। चूँकि इसके ऊपर जो है ना वो 5 परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनका वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इसकी हम अगर बात करें जनरल असेंबली से क्या रिलेशन है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना इट्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका जो डिसीजंस हैं वो जनरल असेंबली से इन्फ्लुएंस होते हैं, लीगली या रिटर्न में नहीं होते लेकिन इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की जो है ना जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल की हम ना कंपेयर करते हैं। पहली है नेचर ऑफ अथॉरिटी। जनरल असेंबली के दरमियान के ऊपर जो है ना ये लीगल उसके पास अथॉरिटी नहीं होती इन्फोर्समेंट की, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के पास होती है। ठीक है, इफेक्टिवनेस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, चूँकि जो हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल है उसके पास एक लीगल अथॉरिटी होती है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी होती है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में ज़्यादा बेहतर वर्क करती है। जबकि जो जनरल असेंबली है ये जो है ना डिस्कशंस के बारे में है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं करवाती, सिर्फ उनको डिस्कस करती है और उसको उनके जो हैं उनके लिए रिकमेंडेशंस करती है। ठीक है, कोऑपरेशन एंड टेंशंस, इफेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स ऑफन रिक्वायर्स कोऑपरेशन, जो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करने के लिए हमेशा जनरल असेंबली जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके दरमियान कोऑपरेशन लाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एंड द इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी कंपोजिशन क्या है और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर इसका रोल क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो है ना अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा काफ़ी दफ़ा कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जो यूनाइटेड नेशंस का। सो इसके हम ओवरव्यू ले लेते हैं। परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया एंड चाइना। ठीक है, इनके पास वीटो पावर मौजूद है। ये जो है ना यानी कि किसी भी जो है डिसीजन उसको वीटो कर सकती है, रोक सकती है या खुद ही इम्पोज कर सकती हैं। इनमें से कोई एक भी अपनी वीटो पावर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि 10 मेंबर्स होते हैं, 10 स्टेट्स होती हैं और ये 2 ईयर्स की टर्म्स के लिए बनते हैं।
ठीक है, ये जो रीजनल रिप्रेजेंटेशन है उसकी बेस पे इनको चूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है ना क्रिटिक्स ऑफ करंट कंपोजिशन, ये जो करंट कंपोजिशन है यूनाइटेड इसकी सिक्योरिटी काउंसिल की, उसके ऊपर क्या क्रिटिक्स हैं। सबसे पहले तो है रिप्रेजेंटेशन इशूज़। द करंट कंपोजिशन ऑफ जो सिक्योरिटी काउंसिल की है ये जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑफ 1944 के ऊपर बेस करती है। ठीक है, ये 21st सेंचुरी की को बेस नहीं बनाती। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होता है, कुछ इमर्जिंग पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, इनको उस लिहाज से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती जितनी इनको मिलनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्रिटिक है इसके ऊपर वीटो पावर। वीटो पावर जो है ना ये एक सिंगल मेंबर जो है ना वो किसी एक्शन को ब्लॉक कर सकता है या इन्हेंस कर सकता है। तो ये जो है ना इसके ऊपर क्रिटिसिज्म ये है कि ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, जो फिर कंट्रीज़ हैं वो अपने पॉलिटिकल जो उनकी इंटरेस्ट हैं उसको पाने के लिए वो वीटो पावर को यूज़ करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके ऊपर जो क्रिटिक है वो है इनफेक्टिवनेस इन एड्रेसिंग मॉडर्न थ्रेट्स। मॉडर्न थ्रेट्स जो है ना, हम देखते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल जो मॉडर्न थ्रेट्स हमारे लोग जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को आ रहे हैं, जस्ट लाइक यूक्रेन इशू, जस्ट लाइक पैलेस्टाइन इशू, तो कोई भी ऐसा जस्ट लाइक कश्मीर इशू, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिसको अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना वो हल नहीं कर सकी ड्यू टू सम पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ऑफ वीटो पावर ETC। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्गूमेंट्स फॉर रिफॉर्म, इसको रिफॉर्म करने के जो है ना वो कैसे किया जा सकता है, इसको कौन सी सिक्योरिटी काउंसिल को कौन सी रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है। सबसे पहले तो इंक्लूसिव एंड लेगिटिमेसी, इसको सिक्योरिटी काउंसिल को जो है ना अपने जो लेगिटिमेसी है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनको चाहिए कि इसकी इफेक्टिवनेस को इन्हांस करें। ठीक है, इसके लिए जो है ना वो इमर्जिंग पावर्स उसको बेहतर रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर हमारे पास है रिवाइजिंग वीटो पावर्स। वीटो पावर को रिवाइज कर, या तो उसको लिमिट कर दिया जाए या फिर इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जब तक वीटो पावर मौजूद है ये सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजंस को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर जो है ना वो करती जाएगी, इन्फ्लुएंस करती जाएगी, और नतीजे के तौर पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं होगा। चैलेंजेस टू रिफॉर्म, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्मेशन में क्या चैलेंजेस है। सबसे पहला तो है ना रेजिस्टेंस ऑफ परमानेंट 5 मेंबर्स। परमानेंट 5 मेंबर्स जो है ना वो हमेशा रिफॉर्म के दरमियान कोई ना कोई वो बैरियर खड़ा कर दे, जो उनके अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी वजह से उनकी जो ना वो आपस में नहीं बनती, तो वो जो है ना उसका नई सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म नहीं हो रही। कम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, जियो पोलिटिकल लैंडस्केप इज़ कम्प्लेक्स, चूँकि जियो पोलिटिकल लैंडस्केप बहुत कम्प्लेक्स है, डे बाय डे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द यूनाइटेड स्टेट्स अ बीकन ऑफ होप इन अ फ्लॉड वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट जो नेशंस है क्या वो एक बीकन ऑफ होप है कि नहीं। ठीक है, तो ये 1945 में हमें पता है यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो इस्टेब्लिश की गई थी। इसका जो प्राइमरी एम था वो था इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पीस एंड सिक्योरिटी को इन्हेंस करना। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन को हम देखते हैं एज अ यूनिवर्सल फोरम, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो है ना यूनाइटेड नेशंस के अंदर ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं, ज़्यादातर मुल्क हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। 193 मेंबर्स हैं। ठीक है, मेंबर स्टेट्स हैं इसकी। ठीक है, ये जो है ना यूनिवर्सल मेंबरशिप है। जनरल असम्बली एक ऐसा फॉर्म है, प्लेटफॉर्म है इसका, जहाँ पे सारे मेंबर कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग गार्डिंग टू क्लाइमेट चेंज, पावर्टी, ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी थ्रेट्स ETC। ठीक है, फैसिलिटेटिंग डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, यूनाइटेड नेशन जो है डिप्लोमेटिक हब है। ठीक है, वहाँ जहाँ पे नेशन जो है नेगोशिएट कर सकती हैं, मीडिएट कर सकती हैं, उनको कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली हल कर सकती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव मैंडेट फॉर ग्लोबल गवर्नेंस पर जो है ना ग्लोबल गवर्नेंस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स का क्या रोल है। प्रमोशन ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए जो है ना यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। इसके ऊपर बहुत से क्रिटिसिज्म है वीटो पावर और इसके हवाले से, लेकिन फिर भी किसी हद तक जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सक्सेसफुली उसने कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस किया है और उसको हल करने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन जो है ना वो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स भी कर रही है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू मिलियंस अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट होने वाले, कॉन्फ्लिक्ट से इन्फेक्ट होने वाले, पावर्टी से इन्फेक्ट होने वाले जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ये
through its such agencies just like फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है ना ये उनको असिस्ट करती है। ठीक है, एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, कौन से ग्लोबल चैलेंजेस है जिसको यूनाइटेड स्टेट्स को एड्रेस करना चाहिए। सबसे पहले तो है क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। यूनाइटेड नेशन जो है ना ये एक फोरफ्रंट ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट जो सस्टेनेबिलिटी है उसको एड्रेस किया जाता है, उसके जो है ना उसको डिस्कस किया जाता है, उसके हल के लिए जो है ना वो एफर्ट्स रिकमेंड की जाती हैं। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशन जो है उसकी एक कमिटमेंट है कि ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करेगी। ठीक है, तो इसके लिए वो उसने एक बॉडी भी बनाई है जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम से है। ठीक है, डिफरेंट इसके ऑर्गन्स हैं जस्ट लाइक यूनिसेफ, जस्ट लाइक जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल जो कि ह्यूमन राइट्स हैं उसके ऊपर काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के ऊपर क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहले तो है कि इसका इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर है, वो ये कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर फ्लॉड है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि स्ट्रक्चर फ्लॉड है, जहाँ पे परमानेंट 5 मेंबर्स को बहुत ज़्यादा जो है ना पावर्स हासिल हैं। तो जो कुछ कंट्रीज़ हैं जस्ट लाइक सीरिया, उनके पास बहुत कम पावर्स हैं। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन मेंबर स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो पॉलिटिकल विल जो मेंबर स्टेट्स की उसके ऊपर हमेशा डिपेंड करती है। यहाँ पे कलेक्टिव जो एक्शन है या कमिटमेंट्स हैं वो ज़्यादातर इसकी शॉर्टफॉल होती है, चूँकि जो मेंबर स्टेट्स हैं वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हवाले से इसको चेंज करते रहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द 2018 पेपर।